हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टीचर्स एम्पायर। आज की इस वीडियो लेक्चर में मैं फिर से डिस्कस करूंगा एलटी इंग्लिश उत्तराखंड के लिए कुछ एमसीक्यू को। ये एमसीक्यू आपके केवल एलटी के लेवल के ही बनाए गए हैं, लेक्चर के लेवल के नहीं हैं। इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि केवल एलटी वालों को ही आप इन एमसीक्यू को स्प्रेड करें। तो चलिए मैं शुरू करता हूँ फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, एलियोसा टू एबलार्ड इज रिटन बाय। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं अलेक्जेंडर पोप, जोनाथन स्विफ्ट, बेन जॉनसन या थॉमस मोर। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अलेक्जेंडर पोप ने ये वर्क लिखा है एलियोसा टू एबलार्ड। इसी तरीके के बेसिक से क्वेश्चन और छोटे छोटे क्वेश्चन आपके एलटी के एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का पैटर्न भी अगर देखें तो अलेक्जेंडर पोप की अगर बात करूं, आपको पता है इनके नाम पे इंग्लिश लिटरेचर में एक एज का नाम रखा गया है, जिसे हम लोग अगस्टन एज के नाम से जानते हैं, और इसी को हम लोग एज ऑफ पोप भी बोलते हैं, जिसका टाइम पीरियड 1700 से लेकर के 1745 है। बात करूं ऑप्शन नंबर बी यानी जोनाथन स्विफ्ट की, तो जोनाथन स्विफ्ट जो कि अपने फेमस वर्क गुलिवर्स ट्रेवल के लिए जाने जाते हैं, और गुलिवर्स ट्रेवल का एक फेमस क्वेश्चन बनता है एलटी के एग्जाम के लिए कि गुलिवर्स ट्रेवल कितने पार्ट में लिखा गया है। 4 पार्ट में लिखा गया है। ऑप्शन नंबर सी, बेन जॉनसन की अगर बात करूं, जैकोबियन एज के राइटर हैं, और बेन जॉनसन ने एक बहुत ही फेमस वर्क लिखा था इन मेमोरी ऑफ माई बिलव्ड शेक्सपियर। ये शेक्सपियर के ऊपर लिखी जाने वाली पहली एलिजी है जो किसी राइटर ने लिखी है। बेन जॉनसन कौन सी एज से बिलोंग करते हैं? जैकोबियन एज से। थॉमस मोरे की अगर बात करूं, आपने इनका नाम यूटोपिया वर्क के लिए सुना होगा। आपको सभी राइटर के फेमस वर्क याद रहने चाहिए, उससे आपके कम से कम 2 से 3 नंबर के क्वेश्चन बनते हैं। तो यूटोपिया वर्क किसने लिखा था? थॉमस मोरे ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय शेक्सपियर। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं ट्रोइलस एंड क्रिस्टिडा, सिम्बेलिन, द फोनिक्स एंड टर्टल या एमोरिटी। इसका ऑप्शन नंबर डी सही आंसर है। एमोरिटी जो वर्क है वो शेक्सपियर ने नहीं लिखा है। तो एमोरिटी वर्क किसने लिखा है ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर थर्ड, वेयर डू वी फाइंड द क्लाउन फीस्ट। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं टू जेंटलमैन ऑफ वेरोना, ट्वेल्थ नाइट, अ विंटर्स टेल और द टेमिंग ऑफ द श्रू। अगर आप ध्यान देंगे ये सभी प्ले आपके विलियम शेक्सपियर के हैं। विलियम शेक्सपियर से भी आपके 2 से 3 क्वेश्चन आपके बनने ही बनने हैं। तो ये जो वर्ड दिया गया है क्लाउन फीस्ट, ये हमें ऑप्शन नंबर बी यानी ट्वेल्थ नाइट में हमें देखने को मिलता है क्लाउन फीस्ट। अगर मैं बात करूं ट्वेल्थ नाइट की, तो आपको पता होना चाहिए, इफ़ म्यूजिक बी द फूड ऑफ लव लेट्स प्ले ऑन। ये जो लाइन्स हैं ये आपकी ट्वेल्थ नाइट की फेमस लाइन है। एक और क्वेश्चन जो आपका शेक्सपियर से बनता है, शेक्सपियर की ट्वेल्थ नाइट से बेसिक लेवल का बनता है, वो बनता है कि आपको सिप व्रिक सीन कहाँ देखने को मिलता है। मैं स्पेलिंग लिख दूँ SHIP सिप, WRCK व्रिक। सिप व्रिक सीन आपको कहाँ पे देखने को मिलता है? उसका भी सही आंसर क्या होगा? आपका ट्वेल्थ नाइट में देखने को मिलता है। अगर मैं बात करूं मालवोलियो नाम के करेक्टर की, MALVOLIO, मालवोलियो नाम का करेक्टर भी आपको ट्वेल्थ नाइट में देखने को मिलता है। ये कुछ क्वेश्चन हैं जो ट्वेल्थ नाइट से बनेंगे आपकी LT बेसिक लेवल पे। अगर ट्वेल्थ नाइट में एक और फेमस लाइन की अगर मैं बात करूं, सम आर बॉर्न ग्रेट, सम अचीव ग्रेटनेस, ये जो कोटेशन है ये किससे लिया गया है? ट्वेल्थ नाइट से ही लिया गया है। अगर मैं बात करूं विलियम शेक्सपियर की, तो विलियम शेक्सपियर के फोलियो से क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 4 फोलियो विलियम शेक्सपियर के आए थे। पहला आया था 1623 में, दूसरा आया था 1632 में, तीसरा आया था आपका 1663 में, और चौथा आया था 1685 में। अगेन आई रिपीट, पहला आया था 1623 में, दूसरा आया था 1632 में, तीसरा आया था 1663 में, और चौथा आया था 1685 में। ये भी आपके क्वेश्चन बनते हैं शेक्सपियर को लेके। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। द टाइटल वैनिटी फेयर हैज़ टेकन फ्रॉम, जो आपका वैनिटी फेयर है ये कहाँ से लिया गया है? वॉल्पोने से, पैराडाइज लॉस्ट से, यूटोपिया से या पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से? इसका सही आंसर होगा, जो आपका वैनिटी फेयर टाइटल है ये लिया गया है पिलग्रिम्स प्रोग्रेस से, यानी ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। पिलग्रिम प्रोग्रेस से आपका ये टाइटल लिया गया है वैनिटी फेयर। और यूटोपिया वर्क किसका है? थॉमस मोरे का है। दूसरा पैराडाइज लॉस्ट वर्क किसका है? आपका जॉन मिल्टन का है। और वॉल्पोने वर्क किसका है? बेन जॉनसन का। और पिलग्रिम्स प्रोग्रेस किसका है? आपका जॉन बनियन का। इसे आप ध्यान रखेंगे, यूटोपिया थॉमस मोरे का और पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन का है। जो वैनिटी फेयर वर्क है ये किसका है? ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ये है आपका विलियम मेकपीस थाकरे। ये इनका बहुत फेमस वर्क है। कौन सा? वैनिटी फेयर, विलियम मेकपीस थाकरे का। पिलग्रिम प्रोग्रेस का जो पब्लिशिंग ईयर है वो है आपका 1678। ये भी अक्सर पूछा जाता है पिलग्रिम प्रोग्रेस, क्योंकि ये बहुत ही फेमस वर्क है। ये फेमस इसलिए है क्योंकि ये एलिगरी का एक अच्छा एग्जाम्पल है। किसका एग्जाम्पल है? एलिगरी का एक अच्छा एग्जाम्पल है पिलग्रिम प्रोग्रेस। नेक्स्ट अब मैं बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 35 की ओर। क्वेश्चन नंबर 35 आपको दिया है, हु इज़ द फर्स्ट वुमेन राइटर टू रिसीव द साहित्य अकेडमी अवार्ड्स। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं अरुंधति रॉय, किरण देसाई, सरोजनी नायडू या अमृता प्रीतम।
इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, अमृता प्रीतम। इसी तरीके के बेसिक लेवल के क्वेश्चन आपके एलटी के एग्जाम में पूछे जाएंगे। एलटी में बहुत सारा डीप पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता, बल्कि बेसिक्स अगर आप बार बार रिपीट करते रहें उसी से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, अगर आप एलटी के प्रीवियस ईयर पेपर को देखें तो। हु इज़ द फर्स्ट वुमन राइटर टू रिसीव साहित्य अकेडमी अवार्ड? मैंने इसका सही आंसर आपको बताया, अमृता प्रीतम। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर है। अगर मैं बात करूं सरोजनी नायडू की, तो ये भी आपको इंडियन राइटर हैं, किरण देसाई भी इंडियन राइटर हैं और अरुंधति रॉय भी आपके इंडियन राइटर हैं। नेक्स्ट है इन सब के फेमस वर्क जिनसे आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बात करूं अरुंधति रॉय की, तो ये जाने जाते हैं अपनी फेमस वर्क द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए। अरुंधति रॉय द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के लिए, जो कि एक नोवेल है। किरण देसाई जानी जाती हैं द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए, और किरण देसाई को 2006 में मैन बुकर प्राइज़ भी मिला था। कौन सा प्राइज़? मैन बुकर प्राइज़ भी मिला है किरण देसाई को। द इनहेरिटेंस ऑफ लॉस के लिए जानी जाती हैं सरोजनी नायडू, जिन्हें कि आपका नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। सरोजनी नायडू को नाइटिंगेल ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, और किन्होंने कहा था? महात्मा गांधी जी ने इन्हें कहा था नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। इनके फेमस वर्क की बात करूं तो द गोल्डन थ्रेशोल्ड और द बर्ड ऑफ टाइम, ये दो इनके फेमस वर्क हैं सरोजनी नायडू के। अमृता प्रीतम की अगर बात करूं तो ये पंजाबी राइटर हैं, और इनका जो फेमस वर्क है उसमें आपका कोरे कागज़ करके इनका एक फेमस वर्क आता है, कोरे कागज़। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 36। पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग रिटन बाय। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं हेनरी जेम्स, टी.एस. इलियट, टेनिसन और पी.बी. शैली। आप में से अधिकतर इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कर रहे होंगे, तभी मैं आपसे कह रहा हूँ कि एलटी में आपको बेसिक लेवल के क्वेश्चंस का आपका क्लियर होना बहुत ज़रूरी है। ध्यान दीजिएगा, जो पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी इज़ अ ड्रामेटिक मोनोलॉग की बात कर रहा है, हेनरी जेम्स ने इसी नाम से आपकी नोवेल लिखी है, लेकिन जो द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी जो ड्रामेटिक मोनोलॉग है वो लिखा है आपका ऑप्शन नंबर बी यानी टी.एस. इलियट ने, जिनका पूरा नाम है थॉमस स्टर्न इलियट। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है इनका पूरा नाम लिखने के लिए, STERN स्टर्न इसका मतलब पूछा गया है। टी.एस. इलियट ने ये वर्क लिखा था पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी, जो कि एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। अगर बात करूँ टी.एस. इलियट की, तो ये अपने फेमस वर्क वेस्टलैंड के लिए जाने जाते हैं, द वेस्टलैंड के लिए। टेनिसन की अगर बात करूँ तो टेनिसन जो कि विक्टोरियन एज के राइटर हैं, इनका एक फेमस वर्क है जिसे आप लोग तिम्बक्तू के नाम से जानते हैं, टेनिसन का फेमस वर्क है। नेक्स्ट अगर बात करूँ पी.बी. शैली की, जो कि रोमांटिक एज के राइटर हैं, पर्सी बायसी शैली इनका पूरा नाम है। पी.बी. शैली का एक फेमस वर्क है ओड टू द वेस्ट विंड के लिए आप इन्हें जानते हैं। ओजामेंडियास, टू अ स्काईलार्क, एडोनाइस, म्यूटेबिलिटी और द क्लाउड करके इनकी पोएम्स हैं पी.बी. शैली की। इनका जो लाइफ टाइम है 1792 से लेकर के 1822 है, ये भी अक्सर आपके एग्जाम में पूछा जाता है। हेनरी जेम्स जो कि अपनी पोर्ट्रेट ऑफ द लेडी इस वर्क के लिए जाने जाते हैं, जो कि एक नोवेल है। बढ़ता हूँ क्वेश्चन नंबर 37 की ओर। उससे पहले मैं आपको अपने एक ऑनलाइन बैच के बारे में बता दूं, जो कि पूरा MCQ बेस्ड ऑनलाइन बैच रहेगा। जिसने एलटी की तैयारी पहले करी है या जो अभी फ्रेशर भी हैं, उनके लिए भी ये बैच बहुत ही प्रॉफिटेबल रहेगा, जिसमें आपको पर डे कम से कम 10 ऐसे ही 10 क्वेश्चंस का आपको डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया जाएगा हर एक ऑप्शन के। जहाँ पे मैं अभी आपको एलेबोरेट कर रहा हूँ हर एक ऑप्शन को, वैसे ही वहाँ पे आपको हर एक ऑप्शन के, जैसे A, B, C, D, हर एक ऑप्शन के आपको 4 से 5 पॉइंट या कुछ पॉइंट्स आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बताए जाएंगे, जो भी राइटर्स आपके ऑप्शंस में भी आएंगे उनके भी। इसी तरीके से आपकी एक तैयारी एक प्रॉपर वे में हो पाएगी, और ये MCQ बेस्ड रहेगा। एक दिन के इसमें भले ही 10 क्वेश्चन हो, लेकिन उनके 4 के 4 ऑप्शंस डिस्कस किए जाएंगे, तो ये लगभग 40 MCQ आपके एक दिन के बनेंगे। जैसे मैं यहाँ पे आपको हर एक राइटर के बारे में कुछ कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वहाँ पे वही पॉइंट्स आपके बढ़ जाएंगे, 4 से 5 पॉइंट वहाँ पे आपको हर ऑप्शंस के एलेबोरेट किए जाएंगे। ये ऑनलाइन बैच ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है, कम से कम इसकी 5 से 6 क्लासेज ऑलरेडी रिकॉर्ड हो चुकी हैं। आप जब भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप कभी भी इस बैच को खरीद सकते हैं। दिए गए नंबर पे आपने व्हाट्सएप करना है या आपने कॉल करना है, और इसकी आपको PDF भी दी जाएगी, जो कि आपकी मॉक टेस्ट की फॉर्म में आपके पास रहेगी, लेकिन वो PDF आपको दिसंबर के बाद दी जाएगी, नोटिफिकेशन आने के बाद। अभी आपको स्क्रीनशॉट से या आपको पेजेस में रिटर्न के थ्रू इन PDF को दिया जाएगा, क्योंकि ये मेन जो इनमें खूबसूरती है इस कोर्स में वो है आपकी MCQ की। इस कोर्स में जो सारे MCQ होंगे वो केवल और केवल LT बेस्ड MCQ होंगे, और इसी तरीके के MCQ आपको अपने एग्जाम में देखने को मिलेंगे। पिछली बार भी जो हमने ऑनलाइन बैच चलाए थे, काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स उसका रहा था, और बहुत सारे क्वेश्चन आपके LT के एग्जाम में उससे आए भी थे। तो चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये मेरे ऑनलाइन बैच की इन्फॉर्मेशन है, ये नंबर दिया गया है 7906636856, और जो बैच की फ़ीस रहेगी वो मात्र 2000 रुपीज़ है, जिसमें आपको ऐसे ही कम से कम
50 से 60 ऑडियो लेक्चर मिलेंगे, यानी 50 से 60 आपको वीडियोस दी जाएंगी और हर वीडियो में आपको 10-10 क्वेश्चंस आपके एक्सप्लेन किए जाएंगे और इसकी वैलिडिटी आपके एग्ज़ाम तक रहेगी। इस बात के लिए आप निश्चिंत रहें। पूरे कोर्स की फ़ीस आपका 2000 रुपये है, जिसमें आपको कम से कम ये सारे जो PDF हैं, जो मॉक टेस्ट हैं, वो भी आपको दिए जाएंगे जो आपको कराए जा रहे हैं। चलिए अब मैं बढ़ता हूँ अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 37 है, एंडीमियन बाय जॉन कीट्स इज़ बेस्ड ऑन। ऑप्शंस आपको दिए गए हैं, हाईलैंड लोड, केंटिस टेल, रोमन मिथ्स या ग्रीक माइथोलॉजी। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ग्रीक माइथोलॉजी पे बेस्ड है आपका एंडीमियन, जो कि जॉन कीट्स ने लिखा था। इसमें फेमस लाइन भी हैं आपकी एंडीमियन में, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये लाइन्स रिपीटेडली पूछी गई हैं, अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज़ अ जॉय फॉर एवर। ये जो लाइन्स हैं आपकी एंडीमियन में हैं। बात मैं करूं अगर एंडीमियन की, तो ये इनके दोस्त थॉमस चैटरटन को डेडिकेटेड है। थॉमस चैटरटन को ये पोएम डेडिकेटेड है। और जो बेसिक सा क्वेश्चन पूछा जाएगा कि एंडीमियन कब पब्लिश हुई थी, 1818 में पब्लिश हुई थी और किसने लिखी थी, आपकी जॉन कीट्स ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 38, विच वॉज थॉमस हार्डी फर्स्ट नोवेल। इनमें से थॉमस हार्डी की फर्स्ट नोवेल कौन सी है, जूड द ऑब्सक्योर, टेस, मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज या डेस्परेट रेमेडीज़। इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी डेस्परेट रेमेडीज इसका सही आंसर है, जो कि थॉमस हार्डी की फर्स्ट नोवेल कंसिडर की जाती है। और जो जूड द ऑब्सक्योर है, ये इनके करियर की लास्ट कंप्लीट नोवेल मानी जाती है थॉमस हार्डी की। ये 2 पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। फर्स्ट जो नोवेल है कंप्लीट डेस्परेट रेमेडीज, और लास्ट जो नोवेल मानी जाती है जिसके बाद इन्होंने लिखना छोड़ दिया था, वो है आपकी जूड द ऑब्सक्योर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ग्रामर से है, बेसिक लेवल का क्वेश्चन है, जिस लेवल के आपके LT के एग्जाम में पूछी जाएंगे। राकेश इज़ डैश एक्सीलेंट साइंस टीचर। आपने इसमें आर्टिकल बताना है कि कौन सा आर्टिकल इसमें आएगा। आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। वीडियो को आप लाइक करेंगे, जिस हिसाब से आपके लाइक और कमेंट होंगे उसी हिसाब से आपकी नेक्स्ट वीडियो भी आपको यूट्यूब में देखने को जल्दी से जल्दी मिलेगी। लाइक आपने करना नहीं भूलना है और इसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।